नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज एक हम महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करेंगे जो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। चलिए आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कैसे अपनी सत्ता स्थापित करती है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। The company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. What the British economy was a ruse to take land, to wage war and also resolve. ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को प्रथम चार्टर प्राप्त करने से हुई थी। इसका उद्देश्य था कि एशियाई देशों में मूल्यवान वस्त्र, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, दालचीनी आदि का व्यापार करना। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल शासन कमजोर पड़ने लगा। साहूकारों और जमींदारों ने धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस राजनीति के कमजोर पड़ते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के उपमहाद्वीपों में अपने प्रभाव का विस्तार किया। 3 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया। इस युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत सुनिश्चित की। इस जीत ने कंपनी को बंगाल में राजनीतिक नियंत्रण करने का अवसर दिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम ने द्वितीय संयुक्त सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विजय प्राप्त की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व उछलने का अधिकार मिल गया। संग्रह का महत्व। संग्रह मिलने से कंपनी को बंगाल में राजस्व का नियंत्रण मिल गया। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपनी खर्च चला सकती थी। रेशमी कपड़े खरीदना, अपने सेना का खर्चा उठाना, कोलकाता में दफ्तरों और किलों का निर्माण करवाना। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्बी ने भारत में कंपनी के विस्तार के लिए सहायक संधि को अपनाया। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी और शासकों को कंपनी की सुरक्षा प्राप्त होती थी। हालांकि इसके बदले उनको टैक्स देना पड़ता था। अगर वे शुल्क ना दे तो शासकों से जुर्माना के तौर पे कंपनी राजस्व वाला क्षेत्र छीन लेती थी। टीपू सुल्तान को कंपनी के द्वारा खतरा माना जाता था क्योंकि वो व्यापारी हितों को चुनौती दी थी और उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को कंपनी से व्यापार करने से रोका और उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों से अपनी घनिष्ठ मित्रता स्थापित की। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के द्वारा मैसूर का 4 युद्ध लड़ा गया। अंत में 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर राज्य पर कंपनी की नियंत्रण स्थापित हो गई। 1761 में पानीपत में तीसरी लड़ाई में मराठों के हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का उनका सपना चूर चूर हो गया। मराठों को कई राज्यों में बांट दिया गया और कंपनी ने इन राज्यों में अपना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाया। महादजी संध्या और नाना फडणवीस जैसे नेताओं को रहते हुए कंपनी ने मराठा राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जिसका शासन गवर्नर द्वारा किया जाता था और कंपनी ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरुआत करके राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया। प्लासी और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता में राजनीतिक शासन नियंत्रण करने का अवसर दिया। संग्रह मिलने से कंपनी को राजस्व सुविधाओं पर नियंत्रण मिला और सहायक संधि जैसे उपायों से भारतीय शासकों पर अपनी पकड़ मजबूत किया। टीपू सुल्तान और मराठों के संघर्ष ने कंपनी को भारत के अन्य हिस्सों में प्रभाव बढ़ाने का अवसर दिया। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।